बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। आज हम मौजूद हैं दो अजीम गेस्ट के साथ। एक्सपर्ट्स हैं दोनों, फैसल मोहम्मद साहब और रिजवान शाह साहब। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। फैसल मोहम्मद साहब जो हैं वो एक इंटरनेशनल मीडिएटर हैं ब्रसल्स से, बेल्जियम से। वैसे तो पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन बहुत इन्होंने 40 साल से ज़ायद मीडिएशन की है इंटरनेशनल। पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तज्जियाकार भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान शाह साहब। रिजवान शाह साहब भी एक एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, करंट अफेयर्स पे बड़ी महारत रखते हैं, राइटर भी हैं जो नेशनल इश्यूज के ऊपर लिखते हैं, और काफी सालों से, दहाइयों से जो है वो जर्नलिज्म में भी इंगेज रहे हैं। आप दोनों मौजूद गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आज आपको मैंने बुलाने की जहमत इसलिए दी क्योंकि हम उस मोड़ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे 2 महीने से हमें सुनने को मिल रहा था कि अभी डील हो रही है, आज डील हो रही है, कोई मुआहिदा हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल हमें नजर आया कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज इस सिचुएशन पे है कि ईरान से बयानात आ रहे हैं। अब्बास अरागची साहब ने बयान दिया कि जितना करीब इस वक्त है ईरान और अमेरिका एक इस्लामाबाद मुआहदे पे, उतना करीब पहले कभी भी नहीं थे। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस इशू को सीरियसली डिस्कस किया जाए कि एग्जैक्टली क्या ये मुआहदा मुमकिन है या नहीं है, और मुआहदा है क्या, एग्जैक्टली ये मुआहदा है या डील है, और साथ ही साथ आगे जाके अगर ये हो भी गया तो क्या ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। इसके अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके से चीजें आगे लेके जाएंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा फैसल साहब, आपसे मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जरा आप बताएं कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये तो परेशानी, दुनिया दुनिया परेशान है कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें एकदम से जो है वो हमें नजर आ रही हैं चेंज होती हुई, और एकदम से हमें जो है वो एक नई उम्मीद की किरण जो है नजर आ रही है लोगों को। तो सबसे पहले आप अपने व्यूज से हमारे नाजरीन को आगाह करें, और दरख्वास्त करूंगा कि एनालाइज कर लें पूरी सिचुएशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथी जनाब रिजवान शाह साहब का भी कि आपने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर बोलने की दावत दी। देखिए, आपने अपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बात की कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या इसका पस मंज़र होगा और क्या आगे जाके इसके नताइज निकलेंगे। ये बड़ा अच्छा एक आपने इंट्रो दिया है और आपके इंट्रो को अगर मैं सही मानों में अगर इसका जवाब देना चाहूँ तो मैं इसके लिए थोड़ा-सा ज़रूरी होगा कि मैं इस थोड़ी-सी इसके इसके पस मंज़र में चला जाऊँ कि जो असल में बुनियादी तौर पर जो हो रहा है, जिसको पीस डील कहा जा रहा है या एक ट्रीटी कहा जा रहा है या सालिसी जिसे कहते हैं, हो रही है। तो क्या वाक़ई कोई ये सालिसी हकीकत है? क्योंकि देखिए, जब तक किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर दुरुस्त नहीं होगी जॉन साहब आप यकीन करें, वो चीज़ कभी भी पायदार नहीं होती है, तो दुनिया का एक उसूल है। और यहाँ पर मसला ये है कि जो सालिसी कर रहे हैं, जो सालिस है बुनियादी तौर पर वो एक जो हरीफ है आपका अमेरिका और दूसरा हरीफ है इसराइल। 2 हरीफ हैं इस वक़्त ईरान के जो कि ईरान के मद्दे-मुक़ाबिल हैं। लेकिन सालिस जो है, वो जो है एक हरीफ अमेरिका जो है वो उसका इत्तेहादी भी है और उसका दोस्त भी है और जो दूसरा है आपका फरीक ईरान का, वो भी ये अमेरिका का इत्तेहादी भी है और उसका एलाई भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक ऐसा मसला खड़ा हो जाता है जिसपे आपको सालिसी की ज़रूरत पेश आती है, तो सालिस तो हमेशा आपको होना चाहिए गैर जानिबदार। यहाँ जो सालिस है आपका वो भी अमेरिका का हलीफ है और जिसके हवाले से आप सालिसी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है आपको, यही मेरी मुराद इसराइल की है, वो तो बाहर खड़ा हुआ है। मतलब ये कैसी सालिसी हो रही है कि जो मेरा इत्तेहादी है, जो मेरा सरपरस्त है अमेरिका, मैं उसी के लिए सालिसी कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ? जो अमेरिका का मुखालिफ है और जो जिसका वो सरपरस्त है, वो भी उसके साथ है। तो ये कोई अजीब-सी मतलब सूरत-ए-हाल है, ये तो एक कहाँ सालिस हुआ? एक फरीक होता है जो टोटल इंडिपेंडेंट हो, जिसका ना इससे कोई वास्ता हो, ना ये इसका इत्तेहादी हो, ना वो उसका इत्तेहादी हो। तो पहले तो ये चीज़ है कि अब ये सालिसी जो हुई है, ये असल में बुनियादी तौर पर इसके 3 एक असल में इसके पसे पर्दा चीज़ें थी जो मैं आपको जल्दी-जल्दी समझा देता हूँ। इस सालिसी का जो असल मकसद है, ये सालिसी की गई थी बुनियादी तौर पर अमेरिका के इशारे पर। इसके 3 चीज़ें थी इसके अंदर जो रखी गई थी ख़ास तौर पे। इसमें पहली चीज़ ये थी जो सालिसों की मशावरत से हुई थी। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मुशावरत कह सकते हैं या कोई मैनूवरिंग कह सकते हैं। इज़ इट मतलब ये लोगों के ऊपर है कि वो क्या समझते हैं। कि उनको कहा ही गया था कि पहली चीज़ ये कि ईरान के लिए कोई ऐसी शराइत रखें जो ईरान के लिए कभी भी काबिल कबूल ना हो, ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि ईरान नहीं मान रहा।
दूसरी चीज ये थी कि बातचीत और सालिसी के दौरान इसी आड़ में ईरान के गिर्द जो है इतनी बड़ी कुव्वत जमा कर दी जाए और ऐसा घेरा तंग कर दिया जाए कि वो ईरान पर अगर जब जंग मुसल्लत करनी है हमने, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके अंदर असल तो सालिसी थी नहीं, तो फिर हमें जो है वो परेशानी ना हो, जो कि परेशानी जिस वक्त जो ईरान एक जीती हुई जंग थी उसको कवर करने के लिए उसका घेराव कर लिया जाए। और आप देखें इसी दौरान जब हो रही थी, बातचीत हो रही थी, सालिसी हो रही थी, आना जाना हो रहा था, या आनियां जानियां लगी हुई थी, तो आप देखें कितनी तेजी से अमेरिकन ट्रूप्स और उनके मैरीन्स वो सब आ गए। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये थी कि बातचीत की आड़ में अमेरिका जो है समंदर की हदूदबंदी कर दे, ब्लॉकेड कर दे और रुकावटें खड़ी कर दे और तेल की तरसील को रोक दिया जाए और इल्जाम जो है वो ईरान पर डाल दिया जाए कि जनाब ईरान की वजह से, ईरान चूंकि बात नहीं मान रहा तो लिहाजा यह है कि तेल की तरसील के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी जो एक इन्होंने चीज की ना, सारा जो एक ये प्लान था, एक ड्रामा मैं से कहता हूं, मैंने इसको बेसिक मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे भी कहा कि एक्चुअली इट वाज अ ड्रामा। ये जो ड्रामा इन्होंने किया था तो इसका असल मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को टाइम मिल जाए, और अमेरिका को टाइम मिल गया। और जो असल फरीक है आप देखिए इसराइल, जो कि बिल्कुल बाहर खड़ा है, और उसी दौरान इसराइल ने बातचीत के दौरान अपने जो दूसरे अहदाफ थे, लबनान के अंदर जो अटैक्स किए उसने सारे सब कुछ कर लिए। तो अमेरिका ने बुनियादी तौर पर इसके अहदाफ हासिल किए, इसीलिए ट्रंप ये समझ रहे थे कि वो वॉशिंगटन में बैठकर ईरान की तकदीर लिख सकते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि जो सालिसी हो रही है, सालिसी के दरमियान जो असल में उनका गैप था, आपने देखे कि ईरान के अंदर बड़ी कोशिश की गई बगावत हो जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन कोशिश ये की गई कि सालिसी की आड़ के अंदर लोगों को वहां पहुंचाकर जो ईरान के दोस्त हैं, ईरान के दोस्तों के जरिए कोशिश की गई कि जो वहां पे जो IRIGC है, जो उनकी दिफाई जो है एक ब्लॉक है, और आपको पता है सुप्रीम काउंसिल है खामनाई साहब के जो साथ चलती है, उसके अंदर और सियासी जो है उसके अंदर एक ग्रुप बंदी कर दी जाए, उसके अंदर एक गैप पैदा कर दी जाए। तो बुनियादी तौर पर अब जो आप खबरें सुन रहे हैं, जो मिलते हफ्ते से जिसका आपने कहा कि बातचीत हो रही है और नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक गैप पैदा कर दिया गया है, और उस गैप के बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि बराह रास्त जो सालिसी है वो सियासी ग्रुप के साथ कर ली जाए और कहीं ना कहीं IRIGC को अलहदा कर दिया जाए। तो इस वजह से ये मसला जो है इतनी देर तक ये मतलब रुका रहा है, या इसके अंदर जो आप कहते हैं ना कि एक अनसर्टिनिटी पोजीशन, आज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं मानते थे, जब इनके पास जाते थे ये इनको जाकर कहते थे कि जनाब अमेरिका साइन करने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है। जब वो अमेरिका से बात करते थे तो वो कहता इस तरह नहीं हो सकता। तो अब इस तरह जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, असल बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जिसकी वजह से डिले हुआ, जो आपने कहा था कि डिले क्यों हो रहा है, ये है असल इसकी बुनियादी वजह। लेकिन फैसल साहब, फिर मैं रिजवान साहब की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट दूं कि इन्होंने तो खुद चूज किया ना, सालिस को भी खुद चूज किया, और जाहिर है सालिसों पे भी, चाहे पाकिस्तान हो कतर हो, उनपे ईरान ने भी पॉजिटिवली कहा कि जी हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, स्टांस भी अप्रिशिएट करते हैं, पोजीशन भी अप्रिशिएट करते हैं। और अभी तक जो करंट स्टेटमेंट्स आए थे, कल तक भी जो स्टेटमेंट्स आए थे, उनमें भी कहा गया कि पाकिस्तान और कतर जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, और अप्रिशिएट किया गया। पार्लियामेंट में भी नारे लगाए गए, मतलब अवामी लेवल पे भी नारे लगाए गए। तो फिर ये सब क्या था, मतलब ये इस चीज पे, और रिजवान साहब आप भी कमेंट कीजिएगा, आपका आपका क्या व्यू है? देखिए उसकी एक वजह यह है कि कतर तक का तो जहां तक मामला है, मैं कहूंगा कि कतर की बात तो ठीक है, कतर के लिए आप कह सकते हैं कि वो एक गैर जानिबदार है, क्योंकि कोई ताल्लुक तो नहीं है ना उसका, वो ठीक है अमेरिकन हलीफ है, लेकिन इस मामले के अंदर तो नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान ने तो ठीक है मजबूरन, ईरान के पास अब चॉइस तो कोई नहीं है ना। ईरान अगर मना कर देता है कि ये अच्छा, फिर आप ये देखिए सालिसी की जो ऑफर हुई वो ईरान की तरफ से तो नहीं हुई, सालिसी की ऑफर तो खुद पाकिस्तान की तरफ से ही, वो ट्रंप ने वहां से, आपको पता है सारा जो ड्रामा हुआ था, मैं बेसिकली ये मैं नहीं कह रहा, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो मतलब क्या कह रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो जिनकी नजर है, वो सब ये कह रहे हैं कि एक मतलब एक ड्रामा ही था। रिजवान भाई से पूछे आप। रिजवान भाई आप फरमाएं जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन भाई, आपने मुझे मदऊ किया, और फिर इतने बड़े स्पीकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। फैसल भाई ये तो हमारे लिए एक उस्ताद का, एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। देखिए मेरी राय भी थोड़ी सी जो है ना वो एक डिफरेंट अंदाज में है। पहली बात तो ये कि हम देखते हैं तकरीबन अमेरिका आज तक 18,000 के लगभग जो है ना वो इंटरनेशनल माहिदे कर चुका हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं उसमें अक्सर जो है ना अमेरिका खुद उन माहिदों से मुनहरिफ हो गया। ये एक बड़ी हैरान बात है कि अमेरिका ने जो माहिदे किए उसके ऊपर वो खुद भी कायम नहीं रहता, या किसी वजह से वो कहीं अगर जंग बंदी भी करता है तो वहाँ पे फिर दोबारा जंग भी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो माहिदा होने जा रहा है इसकी चलें देखें, जो भी इसकी केमिस्ट्री बन रही है, जो भी इक्वेशन बन रही है,
वो तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक बन रही है, वो एक डिबेटेबल है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जो माहिदा हो रहा है ये किन फरीकैन के दरमियान हो रहा है। अच्छा, फिर अगर एक माहिदा हो रहा है, एक MOU के ऊपर एक आप उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर उस डिस्कशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि कल साइन करने हैं, आपके जो है ईरान के जो वो हैं स्पोक्स पर्सन वजारत खारजा के, वो कह रहे हैं कि जी कल तो हम साइन नहीं करने जा रहे। तो मतलब जब ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ ना कुछ मसला है। सेकंड जॉन भाई देखें, अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि माहिदे की जो सदर साहब ने इस तरह फरमाया कि जो माहिदे के फरीक होते हैं और वो होते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वाकई लड़ाई अगर मेरे सामने वाले घर के पड़ोसी से है, तो मेरे तीसरा पड़ोसी जो है ना, वो उसके साथ मैं जाके जो है ना वो एक बैठक करूँ, एक सालसी करूँ, तो ये अजीब बात लगेगी। झगड़ा तो मेरा सामने वाले पड़ोसी के साथ है। तो असल झगड़ा देखें, अगर देखा जाए इसकी हम पूरी तारीख उठाकर देखें, तो आज तक जो भी झगड़ा है ना, वो ईरान का और इसराइल का है। अमेरिका तो हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट करता है, बाय लॉज किया हो, अबव द लॉ किया हो, हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट किया है। पालक बच्चा है इसराइल अमेरिका का, तो अमेरिका तो बीच में कूदता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब आप ये एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को अगर आप किसी सिमत ले भी आते हैं एक मीडिएशन या एग्रीमेंट की सूरत में, तो सबसे बड़ी बात है कि इस एग्रीमेंट के गारंटर्स कौन होंगे। अगर इस पे कल इसराइल फिर गया तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये गारंटी लेगा कौन कि ये तमाम सालिस अपनी जगह पर कायम रहेंगे। क्या आप इसराइल के माजी से वाकिफ नहीं कि इसराइल ने तो जिस दिन माहिदा किया उससे अगले दिन उसने माहिदा तोड़ दिया। क्या हमेशा आप देख लें रमज़ान के अंदर, ईद के मौके पर कितनी बमबारी की, अभी गजा पे बमबारी हो रही है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि इसका कुछ इक्वेशन इस तरह की लग रही है कि ये फिजिबिलिटी मुझे उस तरह की स्टेबल नज़र नहीं आ रही। फैसल साहब की मैं बात को अगर थोड़ा सा एड्रेस करूं, फैसल साहब, मुझे जो लगता है, देखिए मेरे ख्याल में अभी तक जो सिचुएशन मुझे नजर आई है वो यही नजर आई है कि जो भी मिसकमिटमेंट्स या जो भी बदनीयती है वो अमेरिका की तरफ से है प्राइमरीली, और इसराइल की तरफ से तो जाहिर है वही कि आप कह सकते हैं कि दोनों सिक्कों के जो है एक ही सिक्के के दो मुंह हैं, कह सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का हवाले से मैं मानता हूँ, रेमंड डेविस का आपको वाकई याद होगा कि पाकिस्तान ने रेमंड डेविस को फॉर एग्जांपल पकड़ के कोर्ट में खड़ा कर दिया था, या फॉर एग्जांपल अभी तक अमेरिका जो है वो मीर शकील उर रहमान को सॉरी मीर शकील उर रहमान कह रहा हूँ, अभी तक अमेरिका डॉक्टर शकील आफरीदी को मांग रहा है, पूछ रहा है उनको कि उनको छोड़ दें, और पाकिस्तान ने अभी तक छोड़ा नहीं। तो मेरे ख्याल में पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तान की बनिस्बत दूसरे। बिल्कुल प्रेशर एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहिए जहां हम कहें कि इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपनी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है पाकिस्तान के कि ईरान बराबर में जो उसका मुल्क है वो डिस्टेबलाइज हो इस हद तक या तबाह हो कि वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो और वहां पे फॉर एग्जाम्पल इसराइल आके बैठ जाए या इसराइल की कोई प्रॉक्सी आके बैठ जाए। फिर हमारी आवाम भी, पाकिस्तान की आवाम भी जो जिस तरीके से सपोर्टिव है ओवरवेलमिंगली पूरी दुनिया के अंदर, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ऐसी आवाम है जो इतना सपोर्टिव हो। तो जाहिर है उसका भी एक अगर कोई चाहेगा भी कि बैड फेथ में बात करने की कोशिश करे तो वो एक अवामी प्रेशर भी मेरे ख्याल में इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेरी राय इस पे पाकिस्तान के हवाले से और दूसरों के हवाले से मेरी राय इस पे मुख्तलिफ है कि दूसरे मुल्कों की तरह मैं नहीं देखता, अरब ममालिक की तरह नहीं देखता। और अगर ईरान अव्वल तो इतना नहीं इस तरीके का कि नादान नहीं है कि वो ये जानते हुए कि एक मुल्क उसके साथ धोखा कर रहा है वो उसको इजाजत दे दे कि उसको एज अ मीडिएटर चूज करे। तो मेरी रीडिंग इस पे डिफरेंट है। अब अगर हम आगे बढ़ें इस चीज से और हम देखें तो हमें मुआहदा जो आगे जिसकी बात हो रही है कि मुआहदा होने वाला है और जिसका कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मुआहदा होगा और जी उसके अंदर कुछ डिटेल्स भी सामने आई कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हमें नजर ये आ रहा है, मुझे एटलीस्ट ईरान में बैठ के नजर ये आ रहा है कि जो इनके जो हार्डलाइनर्स हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, इनकलाबी जो तबका है, तो वो राजी नहीं है किसी भी मुआहदे के साथ। दूसरी तरफ जो है वो इस्लाह परस्त जो यहाँ पे ईरान में है, उन्होंने सपोर्ट किया है ओवरवेलमिंगली सारी सिलसिले को। और मेरे ख्याल में अब डील की तरफ जो हम जा रहे हैं, या डील तो नहीं, अभी भी मैं MOU ही कहूंगा उसको, इनिशियल मुआहदा ही कहूंगा। इस पे मैं अग्री करता हूँ आपके साथ कि आगे
आगे कुछ होना नहीं है, जो परमानेंट डील की बात होती है वो कुछ होना नहीं, मेरे ख्याल भी यही है। लेकिन अभी जो जंगबंदी का जो आगे सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है मेरी नजर में, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे पीछे बैकग्राउंड में हैं जो शायद हम लोगों को ना पता हो। बहरहाल क्या पता कुछ चीजें हो, कुछ पैसे रिलीज हो गए हो, कहीं से कुछ आ गया हो। आपकी क्या राय है इस पे फैसल साहब? नहीं, देखिए यहाँ एक मैं चीज क्लियर कर दूं, मेरी मुराद यहाँ ये नहीं, ठीक है पाकिस्तान को धोखा कर रहा है, मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान को पता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है। और जब आपको पता होता है कि आप किसी पोजीशन में नहीं है, तो इसका मतलब है उसके बावजूद भी अगर आप मिसाल के तौर पर मीडिएशन में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मीडिएशन जो है ना वक्त का ज़िया कर रही है। बुनियादी तौर पर मेरा कहने का मकसद ये था कि इस मीडिएशन में अमेरिका को वक्त मिला है। मान लिया अगर चलिए कल साइन हो जाता है माहिदा, इसका गारंटर कौन है? मैंने डे फर्स्ट ये कहा था कि पाकिस्तान को अगर कहा गया है मेडिएशन के लिए, और अगर ईरान भी कह रहा है, तो पाकिस्तान को अपनी मेडिएशन के अंदर ये चाहिए कि वो चीन को कम से कम रूस को, हो सकता है चलिए चीन हो या रूस हो, दो में से किसी एक बड़ी ताकत को अपने साथ बतौर बिठाए, ताकि अगर ये माहिदा अगर हो जाता है तो कोई बड़ी एक ताकत जो है इसकी गारंटी ले। मतलब पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर इकोनॉमिकल तौर पर इतना कमजोर है कि वो कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद ये था कि जो सालिसी के लिए जो तरीकाकार पाकिस्तान ने चूज किया है, धोखे की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर एमओयू तो साइन हो जाता। मैंने तो अभी पहले कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये साइन हो जाएगा। अगर कल साइन हो भी जाता है तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहले शाह साहब ने कहा था और आज भी मैं दोबारा इस बात पे कायम हूं कि इसराइल इसको नहीं मानेगा। और आप देखेंगे डे बिफोर यस्टरडे इसराइल के एक मिनिस्टर ने कह भी दिया है कि हम इस माहिदे के पाबंद नहीं है। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर कल ये मामला हो जाता है और अब ईरान के हवाले से अगर बात हो जाती है, अच्छा अब इसमें एक चीज और ये है, इसमें सुखम ये है कि ईरान ये चाहता है कि उसका जो यूरेनियम का जो प्रोग्राम है, उसको जो भी डिस्पर्स करना है, जो कुछ भी करना है, वो ईरान के अंदर ही किया जाए, महफूज करें या जो कुछ भी करें। अमेरिका चाहता है कि मैं छीन के ले जाऊं किसी ना किसी तरीके से, और अभी इस पे काम भी हो रहा है। ये आप ये ना सोचें कि वहां काम हो रहा है, इस वक्त जो है मोसाद बड़ी तैयारी कर रही है और बाकायदा उनके लिए बाकायदा पूरा वो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि किस तरह करना है, किस तरह उनके ऑब्जेक्टिव होंगे। उन्होंने पहले साइबर अटैक करना है, पूरे ईरान के अंदर तमाम उसको जैम करना है, वो काम अपने तौर पे कर रहे हैं। तो सवाल ही पैदा था कि ये तो मतलब अच्छा फिर ये सारा माहिदा आप कर लिया, चलिए खुश हो गया, कल एमओयू साइन हो गया, पाकिस्तान ने भी तमगा उठा लिया, सबने उठा लिया। लेकिन कल अगर दोबारा इसराइल अगर हमला कर देगा तो फिर क्या होगा? अमेरिका रोक पाएगा? अमेरिका तो नहीं रोकेगा कभी। गजा के अंदर इसराइल ने इतने हमले किए, मुझे बताइए कि अमेरिका ने रोका है? अमेरिका ने नहीं रोका। तो सवाल ये पैदा था कि अच्छा फिर लबनान को आ जाए इस माहिदे के अंदर, जो मैं कह रहा हूँ कि सुकम ही सुकम है। अब लबनान का क्या होगा? ईरान बार बार कह रहा है कि भाई लबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह का मसला है। अच्छा फिर अब आप आ जाए वो जो माहिदे पे, छोटी सी एक बात और कर दूं मैं ताकि वो बात में प्यास न रह जाए। अब वो इसके अंदर एक बात और नई डाली गई जो मुझे बताया गया है कि कहा यह जा रहा है कि ईरान से कहा है कि जनाब वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे विड्रॉ कर जाए, उसको कुछ पैसे से मिल जाएंगे। अब वो पैसे मिलते हैं नहीं मिलते ये भी मुझे नहीं लगता, कि मुझे अमेरिका की और इसराइल की जबान पर कोई भरोसा, मेरा तो ये तजुर्बा है, उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन चले अगर मिसाल के तौर पर ईरान अपना ये कहा जाता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, चलो रोक दिया। अब साथ में ये भी शर्त रखी गई है कि ईरान जो है जो अपनी मज़ाहमती तंजीमें हैं उनसे भी दस्तबरदार हो जाए। भाई अगर ईरान अपनी मज़ाहमती तंजीमों से भी दस्तबरदार हो जाता है और वहां से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी दस्तबरदार हो जाता है, फिर मुझे बताइए कि ईरान का दिफा जाएगा किधर? आप तो मतलब बुनियादी तौर पर हर चीज आप नए हुर्मस भी आप उससे लेना चाहते हैं, मज़ाहमती तंजीमों पर भी आप पाबंदी लगाते हैं कि वो ईरान अपनी सपोर्ट के लिए ना खड़ा हो, उधर से आप कहते हैं ये भी दे दो। तो उसका मतलब ये है कि आप हाथ पैर बांध के ईरान के फिर उसको आगे अमेरिका के आगे डाल रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि ये आगे बात जो है वो ज्यादा दूर जाएगी नहीं, और ये दोबारा कोई ना कोई शरारत, दोबारा कोई ना कोई हमला। और मैं तो हद तक ये भी कहता हूँ कि इसराइल नहीं, ये तो है ही अमेरिका, और अमेरिका की जिस पे कहने पे वो काम करेगा, इसराइल करेगा उसके कहने पे, और दिखाया ऐसा जाएगा कि जी इसराइल ने शरारत कर दी है, इसराइल जो है वो स्पॉइलर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ईरान, ये अमेरिका की बातें हैं कि जी ईरान ऐसा करेगा वैसा करेगा, ईरान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ईरानी बहुत तेज हैं, ईरानी वहां लेके जाते हैं, वो कहते हैं ना रेगिस्तान में लेके जाते हैं और वो प्यासा ही वो दिखा के जो है वो प्यासा ही वापस लौटाते हैं। तो इस तरीके के हैं कि वो निगोशिएट करने में बहुत खतरनाक है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुआहदा ईरान करेगा। और मेरे ख्याल में रिजवान भाई अब आप भी बताएं कि क्या, मेरे ख्याल में तो ये चीज जैसा कि फैसल भाई ने भी कहा कि भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में भी ये चीज ज्यादा आगे नहीं जाएगी। मेरे नजदीक इनिशियल एमओयू हो सकता है, सीज फायर की एक्सटेंशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि शायद हो जाए। आपका क्या कहना है? अच्छा देखिए, एक पॉइंट इसमें मैं भी एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू एक मेरा है, एक लाइन ऑफ थॉट है मेरी, कि इसमें इसराइल को किस वजह से बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं किया गया।
देखें, जिस वक्त बैठ के दो फरीक आपस में बात करते हैं ना, तो जिस वक्त ये सवाल उठता है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत हासिल करने की गुंजाइश नहीं है, जब आप ये कहते हैं तो फिर इसराइल पर भी सवाल उठता है कि वो एटमी ताकत होने का दावा एक तरह से अनऑफिशियली वो करते भी हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे हमें जो है वो मॉनिटरिंग जो है ना वो बताती हैं कि इसराइल के पास शायद एटमी हथियार मौजूद हैं। तो फिर इसराइल से जब ये क्वेश्चन बनता है तो इस वजह से इसराइल को बैक पे रख के अमेरिका अपना फेस सामने लेकर आया हुआ है, ताकि ये चीज़ें क्वेश्चनेबल ना हो, ये चीज़ें काउंटर ना हो, ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ ना हो। और मेरा ये मानना है कि देखें, हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। सिर्फ दुनिया के अंदर इसराइल नहीं है जिसको राइट ऑफ डिफेंस है, कि जहाँ पे एक जो है वो पत्थर गिरता है, वो कहते हैं क्योंकि ये पत्थर गिर गया अब राइट ऑफ डिफेंस में हम पूरा जो है ना एक शहर तबाह कर देंगे फलस्तीनियों का। तो ये वाला जो फार्मूला ना पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को। तो ये अमेरिका की ये वाली जो पॉलिसी है, ये बेसिकली एक बिल्कुल धोखेबाजी है। ये पॉलिसी कुछ भी नहीं है, ये धोखेबाजी है। और वैसे भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त के अंदर देखें, इस वक्त अमेरिका इतना बड़ा लूजर है इस जंग का कि आप पूरी अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख लें, आप पूरी दुनिया की जंगें एक तरफ देख लें, जितना लूज इस जंग के अंदर ईरान के साथ अमेरिका ने किया है। अमेरिका अपनी सुपर पावर के लेवल को खो चुका है एक हिसाब से। आप देखें कि सारी बेसिस गल्फ की उसकी उड़ा दी है ईरान ने। अमेरिका क्या कर सका है? क्या आपने कितनी बमबारी कर ली? आपने तेहरान पे कर ली, आपने कुम पे कर ली, कशिम पे कर ली, कैक पे कर ली, आपने आप खाक पे चले गए, लेकिन आपने क्या किया ईरान पे? ईरान का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपका तो ये खत्म हुआ है कि आज आप जो है ना वो खुद दूसरे ममालिक से कह रहे हैं कि भाई हमारी बात करवाओ। तो इट मीन्स के आप अंदर से बहुत कमजोर हो चुके हैं। देखें, अभी तक $30 बिलियन का तो अमेरिका का खाली डायरेक्ट मिलिट्री जो है ना इसके ऊपर कंज्यूम हो चुका हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ, $50 बिलियन की इनकी गल्फ की बेसिस जो है ना वो तबाह हो चुकी हैं इस वक्त तक। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि 228 इनके तैयारे और इनके नेवी शिप्स जो है ना वो तबाह हो चुकी हैं अभी तक। फिर बिलियंस ऑफ डॉलर के, जिसको वो आई ऑफ मिडल ईस्ट कहते थे, आई ऑफ गल्फ कहते थे, वो दोनों रडार तो आपके बिलियंस ऑफ डॉलर के उड़ा दिए हैं ईरान, ठीक है ना। आज आपकी आंखें भी नहीं है, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, आप लंगड़ा के भी चल रहे हैं और आप खत्ते के अंदर आकर बदमाशी भी कर रहे हैं, ठीक है। आप एक जबरदस्ती मीडिएशन के अंदर घुसेड़ेंगे, नहीं जी बस साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो। ये साइन करना है ना, ये जल्दबाजी, ये बताती है कि ट्रंप बहुत तेजी से अपने जवाल की तरफ जा रहा है। और उस शख्स ने अपनी डिटाई की वजह से पूरे अमेरिका को भी अब जवाल पजीर कर दिया है। आप देख लें, आज अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है। हम जो एक अमेरिका था कि एक बयान के ऊपर अमेरिका की दुनिया हिल जाती थी, आज ट्रंप के रोजाना सुबह बयान होता है मैं आज सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, रात तक ईरान तबाह हो जाएगा। रात को कहता है भी मैंने 10 दिन के लिए और टाइम दे दिया है खुद से ही, तो आप जो है ना वो 10 दिन के बाद मैं जो है ये करूंगा। तो मतलब आप इस तरह कर करके एक नॉन सीरियस एटीट्यूड करके, मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने वक़्त खोई है इस ट्रंप की सदारत की वजह से। और फिर आप एक चीज और भी देखें कि खुद ट्रंप का अभी सियासी जो है कैरियर अब कितना दाव पे लगा हुआ है कि आपके नवंबर के अंदर जो है वो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले आपके खिलाफ जो एक तहरीक आई थी सेनेट के अंदर, आपके 4 सेनेटर्स ने आपके खिलाफ वोट दे दिया। हमने तो कभी नहीं देखा कि अमेरिका के अंदर अगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का आपस में मामला हो तो वो एक दूसरे के खिलाफ जाकर मिल जाएं एक दूसरे से, हमने तो नहीं देखा। आज जो इतनी बातें कर रहे हैं ट्रंप साहब कि जी वो है बहुत उसका ओबामा ने बहुत गलत माहिदा किया था, मैं बहुत अच्छा माहिदा कर रहा हूँ। तो ट्रंप अभी तक हमें एक तरफा स्टोरी सुना रहे हैं। उनकी ये सारी जो स्टोरी है वो उनके सोशल ट्रुथ के ऊपर ही है, लेकिन हकीकी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए आज पूरा अरब ममालिक ये बात समझ चुके हैं कि जिसके सहारे पर हम आज तक खड़े रहे थे और जिस पर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए जिस सुपर पावर अमेरिका के, आज वो सुपर पावर उसका उस तरह मुहाफिज नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि आज हम अमेरिका को एक कमजोर लेवल पे देख रहे हैं। अमेरिका उतना मजबूत नहीं रहा ईरान से लड़ने के बाद, और इसमें सारा फायदा ईरान ने उठाया है।
बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात रिजवान भाई आपने जो अभी डैमेजेस के बारे में बताया, नाजरीन को मैं बताऊं कि रिजवान भाई जिन डैमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं वो उस वक्त की कॉस्ट है जब ये जो बेसिस कंस्ट्रक्ट हुए थे, ये उस वक्त की कॉस्ट है। अभी जो इन्होंने खोए हैं तैयारे, अभी जो इन्होंने बेसिस के ऊपर डैमेज सहा है, अभी जो इन्होंने रेडार तबाह होते हुए देखें, इनको दोबारा बनाने में कॉस्ट जो है वो कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन तक भी क्रॉस कर सकती है। तो जी बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजवान भाई आपने रेज किया। ये जॉन भाई अगर आप याद करें तो ट्रम्प साहब ने ये बात कही है कि अभी तो हमने अपने जो है ना स्टॉक पाइल जितना भी था हमने वो यूज किया है मिसाइल्स का। भाई आप अगर आप स्टॉक यूज करेंगे तो आपको दोबारा स्टॉक को मेंटेन भी तो करना है ना। तो जो आप स्टॉक अभी यूज कर चुके हैं वो सपोज $1 बिलियन आपकी कॉस्ट थी, तो जब आप उस स्टॉक को दोबारा उसी लेवल पे मेंटेन करेंगे तो वो $100 बिलियन की आपकी कॉस्ट आएगी। तो अमेरिका वेरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट। बहुत बुरे तरीके से फंसा है। ट्रम्प साहब ने अमेरिका के अवाम से भी और अमेरिका से भी गलत बयानी की है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। बेशक बेशक। तो फैसल भाई अब आपकी तरफ मुड़ते हैं और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अभी मामलात जेसीपीओ एग्रीमेंट जैसे पहले हुआ था उससे अलग हैं या उस जैसे ही हैं? क्योंकि देखें अब तो अमेरिका ने पहली दफा देखा है कि उसके बेसिस के ऊपर मिसाइलें आके गिर रही हैं, उसके बेसिस के ऊपर ड्रोन आके गिर रहे हैं, इसराइल के अंदर भी जो है वो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसके जहाज जो टेढ़े चलते हैं उड़ते मतलब वो गायब हो जाते हैं, वो भी जो है वो गिरा रहा है ईरान। तो आपको क्या लगता है तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन अब ऐसा ईरान ने बना दी है, क्योंकि हॉर्मुज भी कंट्रोल में रखा ईरान ने, ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि उसको मेंटेन रखा। तो आपको क्या लगता है कि इतना काफी है कि आगे अगर मुआहदे से पीछे हटने की कोशिश करे अमेरिका तो ईरान उसको दोबारा जो है वो धकेल सकता है किसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बिलाशुबा, जैसे पहले मैंने भी कहा और अभी शाह साहब ने उसके आदाद शुमार भी बता दिए कि ईरान ने तो बिलाशुबा जो है अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। और मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ और अभी भी मैंने कहा कि अगर आप ईमानदारी से देखें कि जिस वक्त ये ईरान की और अमेरिका की अभी जो जंग हुई है, जिसमें कि जंगबंदी हुई है या सालिसी जो हुई है, उसके अंदर अगर एट द टाइम ऑफ जब ये देखें कि जब ये जंगबंदी आर्जी जैसे सीज फायर हुआ है, तो यहाँ पे यूरोप के अंदर तमाम जितने इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये था कि अमेरिका वॉर लूज कर गया था। तो वॉर लूज करने का मतलब एक सुपर पावर अगर वॉर लूज करती है और एक ऐसी सुपर पावर जो कि खुद एक न्यूक्लियर पावर भी और साथ में उसका इसराइल ऑलरेडी वो भी आपको पता है कि एक न्यूक्लियर ताकत रखता है, वो कि उसने एनपीटी का कोई ट्रीटी साइन नहीं किया, ईरान ने तो खैर किया हुआ भी है। तो जो इतनी बड़ी ताकतें जब दुनिया मतलब मेरे कहने पे कोई ना चाहे, रिजवान साहब के आपके कहने पे मतलब इंटरनेशनली तौर पर ये तस्लीम किया गया था कि अमेरिका वहां पे शिकस्त खा गया था। तो अब ईरान को ठीक है, उसको अमेरिका को सांस मिल गई है। तो मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा कि क्या अगर दोबारा ये बात होती है तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है अपना दिफा कर सकता है। लेकिन जो मेरे पास अंदरूनी सतह पर जो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, जो बैरूनी सतह से आ रही हैं, बिलाशुबा कुछ तेहरान से भी हैं और मॉस्को से भी मिल रही हैं, इंटेलिजेंस की कुछ होती हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है ना एक गैप किसी पोजीशन ईरान के अंदर आ गई। जैसा मैंने कहा ना कि आईआरजीसी के दरमियान पॉलिटिकल जो ईरान की क़यादत है वो चाहती है कि फौरी तौर पर इसको जंगबंदी कर दी जाए। लेकिन जो सुप्रीम काउंसिल है, आपको ईरान से आपको पता होगा कि उनका नुक्ता नज़र क्या है, वो कहीं पर इस चीज़ से राज़ी नहीं है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए एक बात अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान के इस इश्यू को, ठीक है पाकिस्तान ने किया, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने जो भी अपने तौर पर भाग-दौड़ की, अगर G7 के मौके के ऊपर अगर ईरान के मसले को अगर यूरोप या कोई भी अगर इसको उठाता है G7 के प्लेटफ़ॉर्म से, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत एक अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि वो 5+1 का जो फ़ॉर्मूला था, जो कि ज़ाहिर है ओबामा के दौर के अंदर हुआ था, जिसको ट्रम्प कहते हैं गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा तजुर्बा है, अगर ये इसी किस्म का कोई अगर फ़ॉर्मूला अगर लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी काबिल-क़बूल होगा और ट्रम्प के लिए भी बेहतर होगा कि वो यूरोपियन यूनियन को या इन लोगों को बीच में डालकर अगर कर ले, तो ज़रा ट्रम्प के लिए भी फेस सेविंग हो जाएगी। ईरान का तो देखिए फेस सेविंग का मसला नहीं, ईरान का तो सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि एक ऐसी ममलिकत जिसपे 40 साल तक पाबंदी रही हो, वो 2 न्यूक्लियर सुपर पावर के साथ लड़ गया और अभी भी खड़ा हुआ है। मतलब देखिए ना, ईरान ने हथियार नहीं डाले, बड़ी कोशिश हुई कि टेबल पे हथियार डाल दी, जैसे मैंने कहा ना कि कोशिश ये थी कि अहदाफ इनके थे, ना वो टेबल पे उसने हथियार डाले, ना उसने मैदान जंग में हथियार डाले और नुकसान भी बेइंतहा हो गया।
तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा अमेरिका के लिए कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए और किसी न किसी तरीके से वो G7 वो जो के प्लेटफॉर्म पर अगर 5+1 के फार्मूले पे अगर आ जाता है या इसी किस्म का कोई अगर फार्मूला ले आता है जैसे आपने कहा, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा और वो सबके लिए बेहतर होगा, खित्ते के लिए भी होगा और खुद अमेरिका के लिए भी होगा। रिजवान भाई आप बताएं, फैसल भाई की राय से आप ऐड करना चाहें, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है। देखिए जी, मैं तो ज़रा थोड़ा सा हर मामले में हार्ड लाइनर ही रहता हूँ, ठीक है ना। मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास, ठीक है ना, एक गार्ड है तो मुझे भी गार्ड रखने का हक है। मेरा सिंपल सी बात है। मैं कोई मतलब मैं तो मीडिएशन की ज़बान जानता नहीं हूँ, ठीक है ना, ना मैं कोई डिप्लोमेट हूँ कि मुझे समझ। मुझे मैं तो एक सिंपल सादा सा एक बात पूछता हूँ कि अगर आपके घर पे गार्ड है, ठीक है ना, तो मेरे घर पे गार्ड रखने में आप क्यों बीच में आए, ठीक है ना। अगर मैं अपने मुल्क को मजबूत करना चाहता हूँ, ठीक है, और अपने मुल्क को चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क की दिफा की खातिर एटमी सलाहियत हासिल कर लूँ, तो भाई आपके पेट में क्यों मरोड़ा है। सबसे पहली तो बात ये एक मतलब मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, ये कोई मतलब चलें हट जाएं, ये हम क्या सियासी या हम क्या वीलॉग कर रहे हैं या हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जो भी, लेकिन एक सिंपल सी बात जो मतलब मैं एक समझता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो एक आम आदमी समझना चाहता है। ये बात कि आखिर क्या वजह है ईरान के आप दुश्मन क्यों बने हुए हैं। आप दुश्मन ईरान के इसलिए बने हुए हैं कि ईरान इस वक्त मेरे हिसाब से पूरी इस्लामी दुनिया में मज़ाहमत का वाहिद इस्तारा है जो सऊदी ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ है। बिल्कुल इस वजह से आप बिल्कुल। ईरान को पाबंद करना चाहते हैं, आप ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि मैं सैल्यूट करता हूँ ईरान की अवाम को, मैं सैल्यूट करता हूँ ईरान की जो है ना क़यादत को कि वो इतने मजबूत खड़े हुए हैं। 40 साल से उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, जब से हम देख रहे हैं पाबंदियाँ हैं ईरान के ऊपर। वो तेल नहीं बेच सकता, वो इम्पोर्ट नहीं कर सकता, वो एक्सपोर्ट नहीं करता। वहाँ पर इकोनॉमिकल हालात क्या हैं, वहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, उनकी करेंसी का रेट क्या है। उसके बावजूद इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाना और अभी तक खड़े रहना, और मैं समझता हूँ अब तो अमेरिका बैकफुट पे जाके ये माहिदा करना चाहता है। अमेरिका जल्दी करना चाहता है। और इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ। देखें, अब एक इसके अंदर एक अफहाम नया शुरू हो गया मेरे ख्याल से। ये एक बारीक सा नुक्ता है, शायद आपको ना नज़र आया हो या आपका ध्यान ना गया हो, पर मेरी अपनी एक राय है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर अब 3 मुल्कों के मैं आपको स्टेटमेंट्स बताता हूँ। इसराइल कहता है कि हमें किसी भी किस्म का कोई माहिदा ईरान से काबिल कबूल नहीं है जब तक उसकी एटमी असासे या उसके जो भी यूरेनियम है वो जब तक ख़त्म नहीं कर दिया जाता, यानी उसकी सलाहियत ख़त्म नहीं कर दी जाती, तो हमें कोई ऐसा माहिदा कबूल नहीं है, ठीक है। ईरान कह रहा है कि एटमी हमारा जो यूरेनियम है ना, इसके अलावा हमारा एक रोड मैप तैयार हुआ हुआ यूरेनियम का, उसमें कोई जिक्र नहीं है, हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे। अभी आज सोशल ट्रुथ के ऊपर और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है कि अभी हम एक माहिदा करने जा रहे हैं और कुछ अरसे के बाद हम यूरेनियम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 3 मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ही ये यूरेनियम का मामला है। अगर आप गौर से देखें ना, ये सबसे बड़ा मामला मैं समझता हूँ इस कन्फ्लिक्ट का, इस तनाज़े का सबसे बड़ा मामला ये है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत होनी चाहिए या नहीं। तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह आज ट्रंप साहब कहते हैं कि जी आप बस कल साइन कर दें, वो कह रहे हैं भाई अभी तो हमने जो है ना कपड़े ही नहीं बदले, आप हमें दावत पे बुला रहे हैं उधर। वो कहे नहीं जी नहीं, दूल्हा को बिठाओ घोड़े पे लेकर आ जाओ उधर। तो इस तरह तो होता नहीं है ना जल्दबाजी के अंदर। ट्रंप साहब को जल्दबाजी किस बात की है? ट्रंप साहब को जल्दबाजी जॉन भाई इस बात की है कि जो अमेरिका ने इतने टाइम से मुहासरा किया होता ना इंटरनेशनल वाटर्स का, कि हम ऑयल नहीं जाने देंगे, हम ईरान का मुहासरा कर दिया, वो दुनिया का ग्रेटेस्ट मुहासरा है और वो इतना कामयाब है कि वो ट्रंप जो अपने मुंह मियां मिठू बनते रहते हैं। एक्चुअली जिस दिन से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद की है ना, उस वक्त से जो है ना वो ट्रंप साहब एक हमें जल्दी में नज़र आ रहे हैं कि जी आप बस फ़ौरन माहिदा करें। कह तो वो सकते नहीं कि उनको उससे कितनी परेशानी है, ठीक है ना। तो असल उनकी दुखती रग पे ईरान ने ये हाथ रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस जब से बंद हुई है ना, तो हम देख रहे हैं ट्रंप साहब कह रहे हैं बस सब कुछ मंजूर है, बस सारी शर्तें मंजूर है, बगैर जेस के भी मंजूर है हमें, भाई कुछ करो। नहीं, मेरी आपसे इत्तेफाक है इस बात पे कि बिल्कुल ऐसा ही है, सिनेरियो ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि न्यूक्लियर का इशू मेरे ख्याल में इनको मसला
न्यूक्लियर का ईरान को वैसे इतना कोई मसला नहीं, पहले भी न्यूक्लियर देने के लिए तैयार थे, कभी न्यूक्लियर वेपन को बनाना नहीं है जहां तक मैं देख सका हूं। और मेरे ख्याल में अब इन्होंने जो जिस तरीके से अपनी मिसाइलें और ड्रोन हैं और होर्मुज है, जिस तरीके से इन्होंने इन चीजों को कंट्रोल किया, तो दुनिया को इन्होंने दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि एक मुल्क को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़े। और ईरान के पास ऐसे भी हथियार मौजूद हैं, मैं आपको अगर बताऊं जो मेरी मालूमात है, बहुत खतरनाक ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरी मालूमात है। तो सही कह रहे हैं, मैं तायीद करता हूँ। अभी तक वो दिखाई नहीं है, ये कुछ भी नहीं दिखाया। मैं आपको अगर सच बताऊं तो ईरान ने कुछ भी नहीं दिखाया, ईरान ने बहुत हल्का हाथ रखा है। आप यकीन करें, अगर ईरान, मतलब मैं खैर ज्यादा वो नहीं कर सकता इस पे, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है ईरान की जो ईरान ने नहीं दिखाई है। और मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वेपन इनको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इनका जो मसला है अमेरिका का, मेरी नजर में जो मसला है इनको, मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका को हुआ है वो हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। ये नहीं चाह रहे थे कि एक तो कोई इनको चैलेंज करे कि इनके बेसिस को कोई मार सके। ये इनका सबसे बड़ा भरम जो है वो टूटा कि कैसे इजराइल के ऊपर भी मारा गया और इनके जो बेसिस हैं जहां ये खुद बैठे हुए उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। और दूसरा ये कि जो जाने उनका जो असला जाने का रास्ता है और आने का रास्ता है वो जहाज से तो नहीं जा रहे। KC-135 कितने ही लेके आ जाएंगे, ग्लोब मास्टर्स कितने ही लेके आ जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए, तो वो रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया। ऑयल की और तिजारत की जो रास्ते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया उन मुल्कों के लिए, जो उन बादशाहतों के लिए जो इनके रहमो करम पे जो है वो बैठी नहीं है वहां पे अपनी सियासतें संभाल के। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इसको मसला था कि भाई ये जो हमारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी जो जिंदगी है ना वो अब बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए जिंदा रहना। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका किसी तरीके से मेरे ख्याल में चाहता है कि किसी तरीके से कंट्रोल जो है वो ईरान के पास ना रहे या अपने पास वो कंट्रोल रखे। और मुझे नहीं लगता कि वो दिन आएगा। माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अराक्ची साहब ने तो ये कहा है कि ओमान के साथ अभी एक नया जो फ्रेमवर्क है वो अनाउंस होने वाला है। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें एक एडिशन करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि ईरान को यूरेनियम खाली जो है वो एटम बम बनाने के लिए चाहिए, उनके एनर्जी पर्पस भी हैं बहुत सारे। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे पुरअमन प्रोग्राम भी होते हैं, हर मुल्क को तरक्की करने का वो होता है। और सेकंड ये कि अगर देखें, अगर इस वक्त मैं समझता हूँ इस वक्त अगर दुनिया की इकोनॉमी, जिसका ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ईरान जिम्मेदार है कि पूरी दुनिया में ऑयल की डेफिशिएंसी हो गई है और प्राइसेस जो है ना वो हाई कर गई हैं, तो उसके जिम्मेदार ट्रम्प साहब आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने पूरी दुनिया का ऑयल बंद करवा दिया एक खामोखा की बगैर जो है ना अनजस्टिफाइड वॉर क्रिएट करके। आपको सारे एजेंसी ने कहा था कि आप सही कह रहे हैं, ब्लॉकेड ईरान ने नहीं लगाया, ब्लॉकेड अमेरिका ने करके रोका। ये जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया, शाह साहब की बात बड़ी अहम है। ये बात मैंने कही थी कि दुनिया को तासुर दिया जा रहा है कि ईरान की हठधर्मी की वजह से रुक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया। शाह साहब की बात बहुत अहम है ये बात। और ईरान को फिर ब्लेम करना है। और फिर आप जहाज रोक के देख रहे हैं, जहाज के अंदर चीज क्या है, माल्टे रखे हुए हैं कि इसके अंदर बम रखे हुए हैं, ऑयल जा रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो शरबत जा रहा है, अनार जा रहा है, क्या जा रहा है। आपने ये भी करके देख लिया, आपने ट्राई भी कर। आपने असल में वेनेजुएला से ना ट्रम्प साहब की आदतें खराब हो गई हैं कि वो जो उनकी जो पोजीशन मिल गई और मदोरो को उठा के वो लेकर चले गए ना, तो वो सारी दुनिया को समझ लेते हैं मदोरो है। हालांकि इनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, तमाम इनके एनालिस्ट ने, इनके ऑब्जर्वेशन जितने भी जो है ना वो ऑब्जर्वर्स थे, उन सब ने कहा था कि ये बहुत मुश्किल जंग है, ईरान इतना तरने वाला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन उस वक्त इनको इतना नशा था अपनी ताकत का कि नेतन्याहू ने और ट्रंप ने आपस में मिलकर कहा ये तो 24 घंटे की मार है ईरान। आज हम देख रहे हैं 24 हफ्ते से भी ऊपर गुजर चुके हैं, 2 महीने 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी ट्रम्प साहब अब जो है ना मीडिएशन पे आ गए हैं फटाफट। मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो, इसीलिए मैं देखें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ईरान की। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इतनी पाबंदियों के बावजूद अपने आप को इतना मेंटेन रखना, उनकी फौज का इतना मेंटेन होना कि आप मजाक समझ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज आपके सामने नेवी पे खड़ी हुई है। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है ना जब रोका तो फिर आपके आगे कोई आ नहीं सका। आपने अमेरिका के जो है ना वो शिप भगा दिए उधर से नेवी के। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट बनता है हुसैन भाई। और एक अकेला लड़ रहा था ईरान, अमेरिका की तरह नहीं था कि 50 मुल्कों को लेके नेटो की तरह कभी अफगानिस्तान तबाह कर दो तो कभी वियतनाम तबाह कर दो, वो वाला चक्कर नहीं था। ईरान अकेला लड़ा है। तो ये बड़ी बहादुर और जुर्रतमंद जो है ना कौम है।
बेशक बेशक नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं है। फैसल साहब, अब आप बताएं, ये मामला खत्म कब होगा, कैसे होगा? ये जिंदगी भर चलता रहेगा? मतलब अल्लाह पे ईमान हम लेके आए हैं, हम मानते हैं कि भाई हक की जीत होगी, तो ये हक की जीत कब होगी? देखिए, मैंने आपको जो बात कही है मुख्तसर मैंने तो आपको सम अप कर दिया था इस चीज़ को कि मैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अगर देखा जाए जो मसला जो हुआ है, ये बुनियादी तौर पर वजह आपकी फ़लस्तीन थी। ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जिस वक़्त बोर्ड ऑफ पीस बना तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसी दिन कह दिया था, शाह साहब भी गवाह हैं कि मैं जब बोर्ड ऑफ पीस में ये लोग गए, तो मैंने कहा था कि आज फ़लस्तीन की ताबूत के अंदर कील ठोक दी गई है और आज के बाद से आप फ़लस्तीन की आज़ादी का नाम नहीं सुनेंगे। एग्ज़ैक्टली वही कुछ हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हकीकत के अंदर मुस्लिम दुनिया को एक फ़ाल किरदार अदा करना होगा, लेकिन अफ़सोस ये है, अगर आप कहते हैं ना कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, तो या अल्लाह की मदद अल्लाह की ओर छोड़ें, तो अल्लाह की मदद भी उसी सूरत में आएगी जब मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होगी। मुस्लिम दुनिया तो बिल्कुल गायब है, ओआईसी बिल्कुल गायब है। बुनियादी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि जब ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि हम ईरान के ऊपर हमला करने आ रहे हैं या हम ईरान पर हमला करेंगे, तो उसी वक़्त चाहिए था कि ओआईसी का समिट बुलाना था यहाँ पे, एक समिट उल्टा बुलवाया उल्टा साथ दिया जी, सॉरी माजरत करता तलाने के लिए, उसके एग्ज़ैक्टली उल्टा साथ दिया जी। साथ दिया उन्होंने। तो फिर ऐसी सूरत में बताइए कि अल्लाह ताला हमारी मदद कहाँ करेगा? अल्लाह ताला जब खुद कह रहा है कि मुसलमानों ने जब ये फैसला कर लिया है कि हमने खुद जाके अंधे कुएं में कूद जाना है, और आपको ये भी पता है कि खुद ट्रंप ने बता दिया था कि किन-किन मुस्लिम ममालिक ने साथ देने का वादा किया, और अभी जैसे बात हुई आपको पता है अभी जो यूएई वगैरह है या कतर है या ओमान है, ये अब आपको पता है ईरान उन पे हमले क्यों नहीं कर रहा? असल में बुनियादी वजह ये है कि इन सबको ये कहा गया था मुस्लिम दुनिया को कि तुम जो है ना बेफ़िक्र रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये मेरे इल्म में ये बात है, जब ईरान पर हमला हुआ था तो उनको 48 घंटे कहे गए थे और 3 दिन कहा था कि 72 घंटे के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगी। तो वो सब के सब शेर हो गए थे। उन्होंने कहा हमारा तो भई अमेरिका जो है बादशाह है। तो वो देख लिया कि शेर तो खुद बेचारे पंजे उसके ज़ख्मी हो गए। तो अब उसका तरीक़ेकार जो है वो जो मैंने कहा है कि वो यही है कि मुस्लिम दुनिया तो इस वक़्त बिखर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि मुस्लिम दुनिया इस वक़्त मुकम्मल तौर पर यहूद और नसारा के पंजे के अंदर है। इस वक़्त बुनियादी तौर पर अगर एक कोई ताकत है इंडिपेंडेंट, और मैं यूरोपियन यूनियन को समझता हूँ कि जिस तरह मैंने इसलिए पहले कहा था कि वो 5/1 वाला जो फ़ॉर्मूला है, उसी किस्म का कोई फ़ॉर्मूला लाएँ और ईरान को भी मतलब इसके अंदर जो है जो यूरेनियम रखने की इजाज़त हो, जो जो जैसा कि पहले था कि एक मख़सूस हद तक उसको यूरेनियम रखने की इजाज़त दी जाए, और ईरान के जो है मंजमद असासे जो हैं वो उनको वापस किए जाएँ। इस फ़ॉर्मूले के अंदर ये होना चाहिए, और उसके बाद जाके फिर अगर कोई मामला बनता है तो ठीक है, वरना फिर ये तुम ये भी दे दो, वो भी दे दो, इस तरह दे दो, तो ये तो फिर जैसे मैंने पहले आपने कहा, मैं उसी अल्फाज को दोहराऊँगा कि ईरान के हाथ-पैर बाँध के अमेरिका के आगे फेंकने वाली साजिश है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि इससे भी P5+1 के मुआहदे से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो सिर्फ मिसाइलें और यही चीजें, इन्हीं से नहीं, हो सकता दिफा है। तो रखना है। देखिए मैंने तो दिखा ना दिफा, मैंने आपको कहा ना कि 2 चीज़ों पे ईरान को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको और मज़ाहमती तंजीमों को। देखिए मज़ाहमती तंजीमें जो है ना, ये सब ने क्या अमेरिका ने नहीं रखी अपनी प्रॉक्सीज़? ज़रूरत नहीं आप अपनी प्रॉक्सीज़ को गलत ना इस्तेमाल करें ना। पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के पास प्रॉक्सीज़ है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास प्रॉक्सीज़ नहीं है? तो इन चीज़ों पे ईरान को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो 5/1 फ़ॉर्मूला जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम एक यूरोपियन यूनियन अगर आ जाएगा तो ट्रंप पे कम से कम कुछ जवाबदेही तो होगी ना। अभी ट्रंप तो किसी को जवाबदेही नहीं है। मुस्लिम दुनिया तो सवाल ही नहीं है कोई सवाल करे उनसे। पीछे रूस और अमेरिका रह गया, वो ठीक है किसी हद तक, वो चूंकि वो मुखालिफ हो जाते हैं वहां तो फौरन तस्वुर आता है कि भाई रूस भी अमेरिका का दुश्मन है, चीन भी अमेरिका का दुश्मन है, तो वो जाहिर है वो भी बाहर हो गए। तो अब ले दे के यूरोप रह जाता है। तो यूरोप को इसलिए कहता है कि यूरोप को कहीं ना कहीं बीच में अगर डालेंगे तो कुछ थोड़ा सा भार जो है ना अमेरिका के ऊपर पड़ेगा और कुछ इसराइल पर भी पड़ेगा। बेचारा यूरोप तो वैसे ही वो उसको कभी कहता है ग्रीनलैंड ले जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, नेटो की ये कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा। ब्रेक्सिट के बाद वैसे ही वो बेचारे अपने मसाइल में, और चेंज भी हो रही है, इंटरनल डायनामिक्स भी चेंज हो रही है। मगियार आ गया, उसके विक्टर ऑर्बन चला गया हंगरी में, और आगे फ्रांस में जो उनकी जो पार्टीज हैं वो भी रियलाइज कर रही है, नेशनलिस्ट पार्टीज, ऑल्दो लेपेन जैसे लोग भी अभी पॉपुलर हो रहे हैं, जो ऑल्दो मैं मानता हूँ वो प्रो इजराइल है, साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एंटी ट्रम्प एक तरीके से इंडिपेंडेंट और नेशनलिस्ट एग्जैक्टली है, वो कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ईरान का ये मसला जो ना परमानेंट खत्म हो। उसकी एक वजह ये नहीं है कि मतलब उनको ईरान से कोई मोहब्बत है। असल में आबराए हुर्मस की वजह से जो मसला जो मुआशी सूरत खराब हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से इनकी कमर टूट गई है यूरोप की, तो अब वो इस तरह कोई ले नहीं सकता। और उनको ये अब ये बात जो मैंने आपको कही ना, सबको यकीन हो गया है
कि ये सारा मामला जो है ना अमेरिका की बेवकूफ़ी और इसराइल की बेवकूफ़ी की वजह से दुनिया को अंदर हुआ है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा-सा दबाव रखें ना, उस मामले को हल किया जाए। तो ये अपने मफाद में हल करेंगे। जी, बेशक, बेशक। रिजवान भाई, आप भी बताएं, कब मैं तो खत्म देख पहले रहे हैं, कैसा खत्म देख ट्रम्प रहे साहब की हैं? शान में मैं जरा कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब ने वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सीट को इतना डिसरिस्पेक्ट किया है कि इस वक्त तो ऐसे लगता है कि शायद वो गब्बर सिंह हैं, फलाने का आटा उठा लाओ, फलाने का बंदा उठा लाओ, उसको गोली मार दो, उसको यूं कर दो। भाई आप किसी ऑक्शन पे आए हुए हैं, ईरान जजीरा दे दे, ईरान तेल दे दे, मैंने ईरान कहता, मतलब आप इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आप कहते हैं कि यू आर लीडिंग द वर्ल्ड। नो, यू आर नॉट लीडिंग द वर्ल्ड, यू आर डिसीविंग द वर्ल्ड। तो पहली बात ये है। दूसरा, अच्छा जॉन भाई, अब एक आपने तो इतने सारे सवाल किए हैं हम दोनों से, ठीक है ना, जी। और अभी तक हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको बराबर का एनकाउंटर करें, हालांकि आपकी बड़ी नहीं, नॉलेज, आपकी बड़ी नहीं, नहीं एक्सपर्टीज सर, है। सर हम नहीं, नहीं, हम आपको तो आपको जी। बड़े बड़े जो है ना इंटेलेक्चुअल्स को हम्म, बिल्कुल राउंड में ना रिंग नहीं, के कोने में ले जाते हैं आस्ता आस्ता। नहीं, 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 हम अच्छा, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, ये जो माहिदा होने जा रहा है, या अगर ये माहिदा हुआ या एमओयू है, जो भी है तो सही ना, कोई चीज, समथिंग इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, कुछ तो है। वो ये और बात है कि साफ छुपते हैं और सामने आते भी नहीं, ठीक है ना, कि जी, ये है क्या, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं कि ईरान के अंदर आप रहते हैं, ईरान के अंदर दो किस्म के मामला हैं। एक उनकी रिफॉर्मिस्ट सियासी सेटअप है और एक उनका हार्ड लाइनर जो है ना पासदारान इनकलाब है, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को, दोनों को आपस में मिलाते हुए, जबकि ईरान की इस वक्त अवाम का वैसे भी मोटिवेशनल लेवल काफ़ी जो है ना वो डिफरेंट हुआ है, क्योंकि जनाब अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया, जो उनके महबूब तरीन लीडर थे, और जाहिर बात है हमें भी बहुत पसंद थे, वो बहुत एक शानदार इंसान थे, जिनकी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, और फिर एंड में उन्होंने खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया इस सारे सिलसिले में। तो क्या ये किस किस्म का माहिदा होना चाहिए ईरान को अमेरिका के साथ करना? आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि जिसारत कर रहा हूँ सवाल करने की, कि नहीं, आप नहीं, खुद नहीं, ईरान नहीं, में बैठे हैं, क्या आप खुद जी, ईरान में बैठे हैं, आप चीज़ों को बेहतर समझते हैं हम लोगों से। तो ये किस नहीं, किस्म का एक माहिदा होना चाहिए जिसमें अवाम भी रजामंद हो, ठीक है, और उनका पासदारान इनकलाब भी कंफर्टेबल हो, और सियासी सेटअप भी जो है ना कंफर्टेबल हो। तो आप क्या समझते हैं, ये कितना एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल काम होगा ईरान के लिए, एक ऐसा माहिदा करना इंटरनेशनल लेवल पे, जो या तो उनकी किस्मत तब्दील कर सकता है या उनको एक बहुत बड़ी परेशानी में धकेल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो बड़ा सिंपल तरीके से देखता हूँ इन चीज़ों को। मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। मैं मानता हूँ अल्लाह के निज़ाम में, जहाँ पे अल्लाह ताला को किसी को मजबूत करना होता है, वो मुश्किलात डालता है उसके ऊपर, और उसके हिसाब से रास्ते भी बनाता है कि वो अपने रास्ते खुद से नेविगेट करता हुआ आगे जाए। और मेरे ख्याल में जो भी चीज़ें हुई हैं पहले भी, जो अमेरिका के धोखे थे, जो इन्होंने ज़हर का जो प्याला जो पिया था इराक जंग के बाद, और अभी जो मुआहदा अगर कोई हो रहा है तो होने से जो क्या होगा, मेरे ख्याल में तो देखें, ये चीज़ आगे बेहतरी की तरफ ही बढ़ेगी किसी भी केस के अंदर। ये जो सिलसिला है इर्तिका का, जहाँ पे हमें सच्चाई नज़र आएगी, मतलब जो हमें पूरी होती हुई नज़र आएगी कि क्या में असलियत क्या है, वो डेवलपमेंट मेरे ख्याल में इन मुश्किल हालात के थ्रू ही ईरान को सह के आगे निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल नज़रिया ये है कि देखिए, पहले तो जो आईआरजीसी और इनकी हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोग समझते हैं कि जी आईआरजीसी यहाँ पे सब कुछ चला रही है और ये जो बैठे हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, आपको लग रहा होगा शायद मैं ईरान में बैठा हूँ तो ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर बाकायदा जाकर रिसर्च कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई ने जब मुआहिदा हुआ था 2015 का, तो मना किया था लोगों को कि इनके साथ डील नहीं करो, ये धोखा देंगे तुम्हें, इनके साथ डील नहीं करो। फिर भी रूहानी और ज़रीफ ने जो है वो मुआहिदा किया उस वक्त, और आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। और जब एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पहले आया था, तो आयतुल्लाह खमैनी ने कहा था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को गिरा दो। अमेरिका का जब एयरक्राफ्ट कैरियर आया था पहली दफा, बोला इसको डुबा दो, नहीं डुबाया। क्योंकि देखें, विलायत फकीह के निज़ाम में बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम लीडर की ही होती है, विलायत फकीह की ही होती है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहते तो सारे फैसले अपने हिसाब से करते, लेकिन फिर भी
खातमी जो कि खिलाफ रहे, सख्त खिलाफ रहे, वो आयतुल्लाह खामनाई से उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की, कभी भी नहीं रोका किसी भी चीज में। रूहानी और जरीफ जो डील करना चाह रहे थे, आयतुल्लाह खामनाई नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मुश्तरका राय ये है कि डील हो जाए, कोई बात नहीं, आपको करना है, आपको लगता है बेहतर फैसला है, आप कर लें। क्योंकि जो निजाम है, जो निजाम ईरान के अंदर है, वो इस तरीके का है कि कुछ रेड लाइंस हैं जिसके ऊपर विलायत फकीह एंटर होता है, और वो एक सुप्रीम लीडर के तौर पे, एक गाइडिंग अथॉरिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है ओवरऑल, लेकिन कुछ चीजों के अंदर वो अपने आप को इंटरवीन जो है वो करवाता है, सुप्रीम लीडर जो होता है। लेकिन अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मुज़ाकरात के सपोर्ट में नहीं है आईआरजीसी। मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा, बिल्कुल भी इन लोगों ने मना किया था कि नहीं करो मुआहदा, किसी मुआहदे की जरूरत नहीं है, हमें 2 महीने और खींचने दो, अमेरिका को 2 महीने और हम रुलाने दो, फिर देखना खुद से सारी डिमांड्स मीट करके खामोशी से बैठ जाएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्योंकि अवाम ने एक राय दी है, अवाम ने वोट दिया है, और यहाँ पे बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक नहीं है सिस्टम, ये भी कहना गलत होगा, लेकिन एक बैलेंस सिस्टम के तौर पे चीजें चलती हैं। तो मुश्तरका राय ये थी कि नहीं जी, हम लोग को सीज फायर कर लेनी चाहिए। जब सीज फायर हुई, और आपने देखा कि अभी भी ऐसी एलिमेंट्स हैं ईरान से, बीच में भी लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल पूछा कि आईआरजीसी के बीच में डिवाइड है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। बात सारी ये है कि यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि अभी भी जो मुआहदा हो रहा है ये मुआहदा ना हो। ये हार्ड लाइनर्स अभी भी, अगर मैं बाहर जाऊंगा, मैं आपको अगर वीडियो खोल के दिखाऊंगा, तो लोग जो है वो नारे लगा रहे होंगे कि भाई कोई मुज़ाकरा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बदला लो, खून का बदला लो, और जो है वो आखिर तक लेके जाओ। और बिल्कुल जो फैसल भाई वाली बात थी कि टाइम दे रहे हैं आप इनको, मुआहदे और इन सब चीजों में टाइम मिल रहा है इन लोगों को, ये ऐसी बातें जो है वो आवाम के सामने से नजर आती हैं कि जी अमेरिका असल में टाइम गेन कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा मानना ये है कि सिस्टम की खूबसूरती ये है कि वो इन गलतियों से सीख के इंप्रूव करेगा। और मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल, देखिए मेरा ईमान बड़ा मजबूत है इस बात पे कि आज नहीं तो कल अमेरिका को ये झुकना पड़ेगा। अमेरिका को बिल्कुल इस चीज के ऊपर जो है वो रीजन को भी छोड़ के जाना होगा, जो कि वो मेरा ईमान है कि वो जाएगा। भले जंग चलती रहे, 2 साल और चले, 3 साल और चले, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये चलती रहेगी, 3-4 साल चलती रहेगी, कभी ना कभी ये पॉइंट आएगा। भले अभी मुआहदा करके देख लें, गलती करेंगे, फिर जो है वो पलटेंगे, फिर नजर आएगा कि जंग होगी, अच्छा जी जो ऑप्शन पहले नहीं लेना था वो दोबारा लेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ से जो है अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, बजाय इसके कि वो रीजन छोड़ के भी जाए, बजाय इसके कि वो ईरान को जो तेल बेचना है, जो करना है, टोल लेना है, जैसा करना है वो करने भी दे। और मेरा मानना यह है कि मजबूरी का वक्त जो है वो करीब है, दूर नहीं है ज्यादा। और भले इसके अंदर बीच में जंग भी हो, भले इसके अंदर जो बड़ा बम है वो भी यूज हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉसिबिलिटी सारी मैं जो है वो समझता हूँ हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी जो टाइम है अमेरिका का एज अ सुपर पावर, एज द यूनिपोलर गारंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है वो खत्म हो चुका है मेरी नजर में। और ना सिर्फ रूहानी एतबार से बल्कि मंतकी एतबार से ये चीज समझ में आती है कि एक पावर जब अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट करना शुरू हो जाती है एक जगह पे, तो उसका जो पुश बैक होता है वो बहुत जोर से आता है, और मेरे ख्याल में वो पुश बैक जो है वो दूर नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है कि मुआहिदा अगर हो, जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मुझे पता है कि ये धोखा देंगे, जब इनको मौका मिलेगा ये अटैक भी करेंगे, जब ये शरारत कर सकेंगे अंदरूनी तौर पे ये शरारत भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी नजर में ये जंग ईरान जीत चुका है, चाहे ये जंग 5 साल क्यों ना चले आगे। बेहतरीन जवाब दिया आपने। एक ये और मेरी सवाल नाटिस है। जी जी, ये मैं मानता हूं, और इसीलिए मैं भरोसे में रहता हूं कि जो फैसला होगा, मैं उसके, अगर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई कह देते हैं कि जी ठीक है मुआहिदा हम कर लेते हैं, और वो भी एमओयू है, बड़े होशियार हैं ईरानी, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने 30 दिन 60 दिन जो है चेकिंग, बस ये जो है वो मुझे पता है खैर क्या हो रहा है, और पीछे से मुझे अंदाजा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और कुछ चीजें हो रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस तरीके से जो है वो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से हारेंगे नहीं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है ईरान इस वक्त, और ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ, मैंने आपका 1 घंटा ले लिया, और 1 घंटा हो चुका है, हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। फैसल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, रिजवान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी कमेंट्स हो तो बताएं, हम कंक्लूड करें फिर इंशाल्लाह। फैसल भाई। मैं तो कमेंट्स कंक्लूड कर चुका हूं, बिल्कुल मैंने जो बात कही है एग्जैक्टली वही है ठीक है कि ये सालिसी जो है, मतलब अगर हो जाती है, एमओयू साइन हो जाता है, जो कुछ भी होता है, जिस तरह इसकी बुनियाद रखी गई है, मुझे ये आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल एक सही बात मैं ये भी मानता हूँ कि बात मैंने कही कि अमेरिका को बुनियादी तौर पर शिकस्त हो गई थी, और आज भी अमेरिका शिकस्त के अंदर है। दोबारा मैं ये कहूँगा
और अमेरिका को हर सूरत में इस खित्ते से जाना होगा, और अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो ये खित्ते में मज़ीद तबाही होती रहेगी और ये मामला आगे चलता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी ये जो जाना ही पड़ेगा और कहीं न कहीं उनको रियलाइज़ करना ही पड़ेगा। जी रिज़वान भाई, आपका क्या कहना है? सर मेरा ये ख्याल है कि अभी पाकिस्तान को चाहिए, एक मतलब मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि इस मीडिएशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए, और वैसे भी पाकिस्तान की जो इस वक्त एक मल्टीपल डिप्लोमेसी चल रही है उसको भी तकवीत देने के लिए, अगर चाइना के साथ जो हमारा एक ब्रदर मुल्क है उसको बीच में मीडिएशन में किसी तरीके से गारंटर, जिस तरह फैसल साहब ने भी फरमाया था कि उसको भी अगर हम गारंटर के तौर पे लाएं तो ये मीडिएशन ज़्यादा मजबूत और पाकिस्तान का भी एक मजबूत हाथ पड़ेगा इन तमाम मामलात के ऊपर। क्योंकि आने वाला वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम ममालिक एक ख़ास चीज़ के लिए, ख़ास वक्त के लिए या किसी एक बड़ी जंग के लिए सफ़ आराई कर रहे हैं, वो बेशक रशिया हो, चाइना हो, वो इवन पाकिस्तान हो, ईरान हो, इसराइल हो या अमेरिका हो, लेकिन वो एक आने वाले वक्त के लिए सारे जो है ना अपने ब्लॉक्स बना रहे हैं और एक सफाराई कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वही वो मामला होगा कि जिसके लिए जो है ना वो हमारी जो है वो हदीस मुबारक में भी उसका जिक्र है और कुरान पाक में भी जिक्र है। तो हम इस वक्त बेसिकली दौरे फितन में दाखिल हो चुके हुए हैं और अब हम एंड ऑफ टाइम की तरफ जैसे जैसे रवाना हैं, तो हमें अपने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बहुत बेहतर हर तरीके से चीज़ को देखना पड़ेगा। और बाकी मेरी तो बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला अमन लेकर आए। जंगें कहीं भी अच्छी नहीं होती, किसी भी जगह नहीं होती। जंगें सिर्फ जो है ना दुख, तकलीफ, मौत और गुर्बत लेकर आती हैं, उसके अलावा जंगों का कुछ नहीं होता। तो मेरी तो बहुत जो है ना वो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो है ना वो तमाम इस्लामी ममालिक इसी तरीके से इस बात को रियलाइज़ करें कि उनको खा रहे हैं, उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ताकतें हैं एंटी मुस्लिम, वो सारी डिवाइड एंड रूल कर रही हैं। तो ये मुस्लिम उम्मा को समझना चाहिए कि वो अगर एक तरफ ना आए, एक साथ ना बैठे, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंशाल्लाह देखें, हम भी यही सोचते थे कि चाइना अगर आज चाइना और रशिया एक डिफेंस पैक्ट कर लें ईरान के साथ कि अगर तुमने ईरान पे मारा तो हम जो है वो तुम्हें मारेंगे, तो ये जंग कभी होगी ही नहीं, ना कभी मामला बिगड़ेगा। लेकिन इसके पीछे भी अल्लाह ही जानता है कि क्या राज है कि चाइना और रशिया दोनों जो है वो ये काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर हम अलग से गुफ्तगू किसी दिन इंशाल्लाह कर सकते हैं। ये आप बहुत दोनों अहम इश्यू है, ये बहुत अहम इश्यू है, इस पे एक नशिस्त होनी चाहिए। जी 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 जी, तो ये मैंने बहुत अभी अहम बात इशू की है। थी, असल अहम इश्यू है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारा वो इश्यू नहीं था इसलिए मैंने उसको राइज नहीं किया अभी। जी जी। जी तो इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं। फिलहाल तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और हमारी ऑडियंस से भी दरख्वास्त है कि फैसल भाई और रिजवान भाई का जो है प्रोफाइल्स चेक करें। ट्विटर पे भी फाल हैं माशाल्लाह, और यूट्यूब चैनल्स पे भी फाल हैं, तो प्लीज जाके देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स भी लगा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।